तो हमारी बात हुई थी लास्ट क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंड आज हमने स्टार्ट करना है। दो चीजें हमने आज कवर अप करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट डोनेशन और लेगेसी। अगर तो विद पर्पस दी जाए कि भाई आपको एक बंदे ने आपके क्लब को एज अ एनपीओ एक कुछ गिफ्ट किया, कुछ डोनेशन दी, या लेट्स से अब मरते वक्त कुछ लेगेसी आपके लिए छोड़ गया, आपके नाम कर गया, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर तो उसने कोई पर्पस नहीं दिया है उस गिफ्ट डोनेशन या लेगेसी के साथ तो आप उसको सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर उसने आपको कोई पर्पस दे दिया है कि भाई मैं जो आपको जमीन डोनेट कर रहा हूं, आपने इसके ऊपर सिर्फ मस्जिद बनानी है, या लेट से मैं जो आपको ये कैश की अमाउंट दे रहा हूं इससे आपने सिर्फ जो है वो बुक्स खरीदनी है, या लेट से जो मैं आपको क्या कहते हैं इक्विपमेंट दे रहा हूं ये सिर्फ आपने अंडर 18 बच्चों को ही जब वो आए आपके क्लब में आए तो उनको जो है ये इक्विपमेंट आपने प्रोवाइड करना है। इस तरीके का अगर कोई भी पर्पस बंदे ने जिसने गिफ्ट डोनेशन लेगेसी दिया अगर उसके साथ अटैच कर दिया है तो फिर हम उस गिफ्ट डोनेशन लेगेसी को डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम नहीं शो करेंगे। रादर अगर तो हमारे पास उस गिफ्ट डोनेशन लेगेसी का पर्पस अटैच है तो हम उसको एसओएफपी के अंदर जो इक्विटी का सेक्शन, या कह लो कि बेसिकली इक्विटी तो नहीं है, ये कह लो कि एक्यूमुलेटेड फंड्स का जो सेक्शन है, यहाँ पे इक्विटी का वर्ड राइट नहीं है, मैं इसको काट के एक्यूमुलेटेड फंड्स लिख देता हूं। जो एक्यूमुलेटेड फंड्स का सेक्शन होगा आपका, उस एक्यूमुलेटेड फंड्स के सेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, जो गिफ्ट डोनेशन लेगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस गिवन है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लेट्स से अगर आपको 10 लाख रुपए का लैंड मिला है और उस लैंड के साथ पर्पस अटैच है कि भाई इस पर आपने मस्जिद बनानी है, तो फिर वो लैंड यहाँ 10 लाख का गिफ्ट के नाम से इधर रिकॉर्ड हो जाएगा अंडर एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन ऑफ द एसओएफपी। लेकिन अगर उस लैंड के साथ कोई पर्पस अटैच नहीं हो, सिर्फ आपको ऐसी लैंड दिया हुआ है, तो वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा। सो क्लैरिटी बहुत सिंपल सी बात है। अगर विदाउट पर्पस है जो भी गिफ्ट डोनेशन लेगेसी है तो उसको सीधा सीधा अपने पास एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर उसी गिफ्ट एंड डोनेशन और लेगेसी के साथ कोई पर्पस अटैच कर दिया जाए, कोई रीजन अटैच कर दिया जाए जिसमें बता दिया जाए कि भाई आपने इस गिफ्ट डोनेशन लेगेसी को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, खाली और तरीकों से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इट विल देन बी एडेड अंडर द एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन। और उसमें क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट डोनेशन लेगेसी की अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो ये तो गिफ्ट डोनेशन लेगेसी की बात हो गई। अब जो ज्यादा थोड़ी सी डिटेल्ड बात है वो है लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज पे। मैंने आपको कहा था कि आप जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की इनकम की अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, एक उसका चंक कहां से निकल के आ रहा है, एक उसका चंक निकल के आ रहा है सब्सक्रिप्शन का जो आपने अकाउंट बनाया है, और उस अकाउंट के अंदर जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली फिगर निकाली थी, एक तो ये पार्ट आ गया कि भाई ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी सब्सक्रिप्शंस अर्न करी हैं। लेकिन कुछ क्लब्स आपको पता है लाइफ मेंबरशिप भी ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमें एक लमसम अमाउंट पे करो और लाइफ टाइम हमारे क्लब्स की फैसिलिटीज से फायदा उठाओ। अब यहाँ पे बड़ा सुनिएगा, बहुत बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। जब आप लाइफ मेंबरशिप पे करते हो क्लब को, तो लेट से मैं क्लब हूं, आप में से कोई एक बंदा आया, ठीक है, लेट से दानिया आई, दानिया ने कहा कि आपकी क्लब की मेंबरशिप है लेट से कराची जिमखाना की 50 लाख रुपए, ये ले 50 लाख रुपए मुझे लाइफ मेंबरशिप अलाउ करें। ठीक है भाई, मैंने दानिया से 50 लाख रुपए लिए और उनको एक लाइफ मेंबरशिप का कार्ड बना के दे दिया कि ये आपका लाइफ मेंबरशिप का कार्ड है, अब आप जब भी चाहें आए, कोई इशू नहीं है, हम आपको हमेशा जब भी आप आएंगे आपको कैटर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो एज अ क्लब मुझे 50 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं, क्या मैं उस पूरे 50 लाख को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ इनकम शो कर लूं? यानी कि जितना भी लाइफ मेंबरशिप से पैसा मुझे उस साल लेट से 2025 के साल इस साल रिसीव हो रहा है, तो क्या मैं उस पूरे 50 लाख को इसी साल की इनकम ट्रीट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो द आंसर इज वेरी सिंपल सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। दानिया जो कि मुझे आज 50 लाख रुपए देके गई है, वो हो सकता है अगले 50 सालों तक मेरे क्लब की सर्विसेज से फायदा उठाए, और वो आके जो है क्लब, जब भी दानिया क्लब के अंदर आएगी मेरे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसको कैटर करने के लिए मैं खर्चा करूंगा ना, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर होगा। एज सून एज दानिया आएगी क्लब के अंदर, वो क्लब की फैसिलिटीज, अब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे नहीं कर रही, जो उसने लाइफ मेंबरशिप में पे करना था पे कर दिया, अब वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं कर रही। लेकिन अब वो साल भर बाद आए, 2 साल भर बाद आए, 4 साल बाद आए,
वो जब जब क्लब के अंदर आएगी तब तब हमारा एज अ क्लब कुछ ना कुछ खर्चा इंकर हो रहा होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। दानिया आती है, दानिया को अगर लेट से सिर्फ जो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स होती हैं अगर वही भिजवाऊंगा तो वो भी मेरा खर्चा है, तो मैं क्या उसको कुछ चार्ज कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि दानिया के पास, दानिया ने लाइफ मेंबरशिप खरीदी भी, अब उसके बाद मैं उसको कुछ एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि खर्चे तो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल हर मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइफ मेंबरशिप खरीद के कितने सालों तक आता है, लेकिन खर्चे जो है वो ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स स्प्रेड आउट हुए हैं। कि भाई जिसमें कुछ लोग अगले 20 सालों तक मेरी सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, कुछ हो सकता है 30 सालों तक करें, कुछ हो सकता है अगले आने वाले 40 सालों तक जो है वो मेरी क्लब की सर्विसेज को यूटिलाइज करें। तो जब वो अगर अगर अगले 30 सालों तक क्लब की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं और पैसे उन्होंने सारे आज पे कर दिए हैं, तो क्या मैं सारे के सारे पैसे को आज अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं? तो उसका जवाब है नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन मैचिंग प्रिंसिपल के भाई अगर खर्चे अगले 30 साल तक हो रहे हैं तो इनकम को भी अगले 30 सालों में स्प्रेड करो। ये 30 साल में आपसे एक रफ नंबर दे रहा हूं, ये डिफरेंट क्लब्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब ये किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि भाई अब लेट से दानिया है, दानिया तो अभी बहुत यंग है, अगर वो लाइफ मेंबरशिप ले लेती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो तो अगले 50 सालों तक जो है वो क्लब की सर्विसेज से फायदा उठाएंगे। और उसकी जगह अगर लेट से कोई एजेड बंदा आके मेरी लाइफ मेंबरशिप क्लब की खरीदता है, लेट से 40 इयर्स का है, तो एस्टिमेटेडली बेसिस पे वो 20-25 साल से आके जो है वो मेरी क्लब की सर्विसेज से फायदा उठाएगा। तो अब एक तरफ दानिया है, वो भी लाइफ मेंबरशिप के लिए सेम अमाउंट पे कर रही है, एक तरफ वो 40 साल का बंदा है, वो भी लाइफ मेंबरशिप के लिए सेम अमाउंट पे कर रहा है। तो अब वो जो 40 साल वाला बंदा है, मैं कह रहा हूँ कि यार ये ज्यादा से ज्यादा अगले 20 साल आएगा, 25 साल आएगा, बस इतना ही टाइम है जो ये आके मेरे क्लब की सर्विसेज यूटिलाइज करे। दानिया के लिए ऑन दी अदर हैंड मैं कह रहा हूँ वो अगले 50 साल तक आगे हो सकता है मेरे क्लब की सर्विसेज को यूटिलाइज करें। तो अब ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस जो मेरे पास मेरा प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है लाइफ मेंबर, जिन उन मेंबर्स का जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप खरीदी थी, मैं उनके डाटा को देखूंगा और मैं देखूंगा कि यार ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेसिस जो बंदा हमसे लाइफ मेंबरशिप खरीदता है वो कितने सालों तक, ये अप्रोक्सीमेट एक एवरेज बेस होगा कि एवरेज बेसिस पे वो बंदा कितने सालों तक मेरी क्लब की सर्विसेज को यूटिलाइज करता है। लेट्स से एग्जाम्पलरी तौर पे ले लेते हैं कि मेरा एक जो क्लब था, जब मैंने अपने पास डाटा को देखा और उन मेंबर्स के डाटा को देखा जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप खरीदी थी, तो मुझे पता चला कि यार एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई भी बंदा अगर मुझसे लाइफ मेंबरशिप खरीदता है तो वो ऑन एन एवरेज बेसिस 20 साल तक तो मेरे क्लब में आके सर्विसेज को यूटिलाइज करता है। ठीक है ना? ये मेरा, अब ये हो सकता है एक दूसरा क्लब हो उसके लिए ये नंबर डिफरेंट हो, एक तीसरा क्लब हो उसके लिए नंबर डिफरेंट हो, मेरे क्लब के नंबर ये है कि 20 सालों तक वो बंदा आके सर्विसेज को यूटिलाइज करता है एवरेज बेसिस पे। कुछ उसमें ज्यादा भी करते होंगे, कुछ कम भी करते होंगे, मैंने एक एवरेज निकाल ली 20 साल की। तो अब दानिया ने जो मुझे लाइफ मेंबरशिप के 50 लाख रुपए पे किए हैं, सबसे पहले तो इस बात को क्लैरिफाई कर लो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से वो 50 लाख उस करंट अकाउंटिंग ईयर की इनकम, पूरा का पूरा अमाउंट मैं करंट अकाउंटिंग ईयर की इनकम में ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगले 20 सालों तक लेट से दानिया ने आना है और सर्विसेज को यूटिलाइज करना है, या एक एवरेज मेंबर जो कि लाइफ मेंबरशिप ले रहा है वो अगले 20 सालों तक आके उस सर्विस को हमारी क्लब की यूटिलाइज करेगा। तो उसने जो पैसे पे किए हैं वो तो वन टाइम है, तो उस वन टाइम पेमेंट को भी मैं अगले 20 सालों में स्प्रेड करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको अगले 20 सालों में स्प्रेड नहीं करता तो आई विल बी वायोलेटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको बताया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर। तो अगर एक मेंबर आपको आज पैसे दे रहा है लेकिन अगले 20 साल तक सर्विस यूटिलाइज करेगा, यानी कि अगले 20 सालों तक आप उस मेंबर को जब सर्विस दोगे तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस इंकर करोगे, तो क्योंकि आपका एक्सपेंस अगले 20 सालों तक होगा तो उस इनकम को भी अगले 20 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसके लिए हम टेक्निकल वर्ड जो यूज करते हैं वो हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटलाइज करो, उसको अगले 20 सालों तक कैपिटलाइज करो। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल जो अगर आपको और क्लैरिटी देने के लिए मैं बताऊं तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, गाड़ी आज खरीदता हूं 1 लाख रुपए की, $1 लाख की गाड़ी आज खरीदी, क्या उस पूरे $1 लाख की गाड़ी को जो आज खरीदता हूं क्या उसको पूरे को $1 लाख को उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता हूं? तो जवाब है नहीं। उस एक साल की इनकम स्टेटमेंट में पूरी की पूरी गाड़ी का खर्चा तो नहीं ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड होता, उसका एक छोटा पोर्शन जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं वो सिर्फ उस साल की इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और फिर हर साल जितनी भी उस गाड़ी की यूजफुल लाइफ होती है, यानी कि जितने भी अरसे मैं उस गाड़ी से फायदा उठाऊंगा, इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव करूंगा, उतने सालों में उस गाड़ी की कॉस्ट को मैं क्या करता हूं, कैपिटलाइज करता हूं।
तो द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। वहां भी ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई होता है तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं कि भाई ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लाइफ मेंबरशिप को हम अगले 20 साल 25 साल जो भी हमारा क्लब का नंबर डिसाइडेड है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या अगर टेक्निकल वर्ड कहूं तो कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल बनाई दिया, ठीक है। अभी अब मैंने आपको कहा था कि भाई मेरा जो क्लब है, जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं, उसने ये डिटरमाइन कर लिया है कि एवरेज बेसिस पे जो बंदा हमसे लाइफ मेंबरशिप खरीदता है वो 20 सालों तक क्लब की सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। लेट्स से कि मेरे क्लब की लाइफ मेंबरशिप सिर्फ $1 लाख की है, ठीक है ना। $1 लाख मुझे दिए आज दानिया ने, और अब ये $1 लाख मैं पूरे का पूरा $1 लाख अपनी इनकम उसी करंट अकाउंटिंग ईयर में ट्रीट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको अगले 20 सालों तक कैपिटलाइज करूंगा। कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है? मैं कहूंगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, जो टोटल मुझे अभी लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट मिली है वो उसको अगले 20 सालों में कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड बाई 20। तो जो मेरे पास अमाउंट आ रही है आपके सामने है $5,000 की। ये वो अमाउंट है जो मैं करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर एज अ इनकम ट्रीट करूंगा, और इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मैंने आई लिखा हुआ यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम शो कर लूंगा। तो चलें सर, दानिया ने अगर आपको 2025 के अंदर $1 लाख दिए, लाइफ मेंबरशिप खरीदी, अगले 20 सालों तक आपसे वो आपके क्लब से आके सर्विसेज यूटिलाइज करेगी। आप ये कह रहे हैं कि रिसीव आपने $1 लाख किया, लेकिन इनकम में आप सिर्फ 5,000 लेके जा रहे हैं, और उस 5,000 की बेसिस ये है कि 1 लाख डिवाइड बाई 20 हुआ है, और 20 इज एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, जिसपे आपने ये एस्टिमेट किया हुआ है कि भाई अगले 20 सालों तक अब मुझे इस मेंबर को जो है, जिसने मुझसे लाइफ मेंबरशिप खरीदी है, मुझे इसको सर्विसेज देनी है। तो उस बेसिस पर आपने 5,000 का नंबर निकाला और 5,000 को आप इनकम ट्रीट कर रहे हैं। तो बाकी 95,000 तो आपने इनकम नहीं ट्रीट किया, तो उसके साथ क्या करेंगे? तो अब पैसे तो रिसीव हो गए मुझे ना, पैसे तो पूरे $1 लाख मुझे मिल गए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है $95,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2025, वो $95,000 विल बी रिकॉर्डेड एज नॉन कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप। और ये जो नॉन कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप है, जो अभी तक आपने एक तरीके से अर्न नहीं करी है, इसी वजह से हम इसको नॉन कैपिटलाइज कह रहे हैं, ये कहां पे जाएगी? दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर मैं दोबारा से आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे लेके जाऊं, तो जो मैं एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन, ये मेरा एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन है, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड फंड्स का सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने कहा कि जो भी मेरा सरप्लस या डेफिसिट है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट से निकला है, अगर सरप्लस है तो ऐड करा लो, डेफिसिट है तो क्या करा लो, माइनस करा लो। और उसके नीचे आप अगर यहाँ पे देखिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप, और उसके आगे मैंने मेंशन कर दिया है कौन सी लाइफ मेंबरशिप? नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप, जो अभी तक कैपिटलाइज नहीं हुई है। जैसे कि अगर हमारी एग्जांपल से लेके चलें, तो वो जो 95,000 था जो नॉन कैपिटलाइज था, वो इधर एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होगा। और उसके नीचे जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई गिफ्ट, डोनेशन या लेगेसी मिली है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो आ जाएगी, एंड यू विल एंड अप गेटिंग दी, ये जो आपके पास में फाइनल फिगर निकल के आएगी, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, दिस विल रिप्रेजेंट क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालने का एक तरीका तो ये था कि क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर सरप्लस या डेफिसिट जो भी है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कराओ, लाइफ मेंबरशिप जितनी नॉन कैपिटलाइज्ड है उसको ऐड कराओ, और अगर आपको कोई, आपके पास कोई गिफ्ट, डोनेशन या लेगेसी मौजूद है जो कि फॉर स्पेसिफिक पर्पस मिली है, तो उसको ऐड कराओ, एंड यू विल गेट द क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप की एक और एग्जांपल ले लें ताकि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो और क्लैरिटी मिल जाए, फिर उसके बाद मैं दोबारा पूरी एसओएफपी भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक और थोड़ी सी लंबी, यानी कि अभी तो हमने जो बात की वो एक मेंबर की बात करी, और उस एक मेंबर ने एक ही साल के लिए हमने बात की ना कि उसका एक साल में 5,000 कैपिटलाइज होकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बाकी 95,000 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक थोड़े से नेक्स्ट 2-3 सालों का काम हो रहा है एक डिफरेंट एग्जाम्पल में। तो यहाँ की अगर आप एग्जाम्पल देखें, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई एक मेंबर है, लाइफ मेंबरशिप ऑफ $20,000, यहाँ पे इस क्लब की लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट है $20,000, विच विल एक्सपायर ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, पास पेपर्स के अंदर जो वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो कैपिटलाइज का वर्ड इस्तेमाल होता है लाइफ मेंबरशिप के लिए, लाइफ मेंबरशिप विल बी कैपिटलाइज ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स। यहाँ पे वर्ड हो रहा है एक्सपायर का, तो मैं स्लैश करके कैपिटलाइज भी लिख देता हूँ ताकि आप जब पास पेपर्स के अंदर इस वर्ड को देखो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो भाई कह रहे हैं $20,000 की जो लाइफ मेंबरशिप मिलती है हम उसको अगले 10 सालों में कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि 20,000 डिवाइड बाई 10 करो, 20,000 डिवाइड बाय 10 करूं अगर मैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू $2,000। ये लाइफ मेंबरशिप का कैपिटलाइज पार्ट है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ईयर वन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर वन के अंदर मैं क्या करूंगा, $2,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, और जो बाकी $18,000 नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है उसको मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। फिर ईयर टू आएगा, अगला साल आएगा। अब मेरे पास लेट्स से कोई और नया मेंबर अभी नहीं आया, किसी और ने लाइफ मेंबरशिप नहीं खरीदी हमसे ड्यूरिंग द ईयर, तो पिछले साल जिस बंदे ने लाइफ मेंबरशिप खरीदी थी, अब ईयर टू आया, तो ईयर टू के अंदर भी मैं सेम अमाउंट 2,000 को कैपिटलाइज करा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाऊंगा। तो ये देखें ईयर टू के अंदर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जा रहा है, वही 2,000 जा रहा है। और एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो 2,000 से क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने ईयर वन में 2,000 को कैपिटलाइज किया, फिर ईयर टू के अंदर भी 2,000 को कैपिटलाइज कर लिया, तो टोटल आपकी लाइफ मेंबरशिप जो कैपिटलाइज हुई है वो 4,000 की है। तो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप कितनी रह गई, नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप आपकी रह गई अब ईयर टू के एंड पे $16,000 की। फिर ईयर थ्री आया, अज्यूम करते हैं कि और किसी मेंबर ने आपसे लाइफ मेंबरशिप नहीं खरीदी, ठीक है, तो अब अगेन आपने ईयर थ्री के अंदर भी वही $2,000 की लाइफ मेंबरशिप को क्या कर लिया, कैपिटलाइज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसको एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लिया, और अब आपकी जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो फर्दर 2,000 से कम होकर किधर पहुंच गई, $14,000 पे पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, जैसे जैसे अब एक मेंबर ने अगर मेरे क्लब से आके लाइफ मेंबरशिप खरीदी है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मैं उसकी इनकम को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज करता जा रहा हूं, और एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का सेक्शन या जो अमाउंट है वो हर साल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अगले 10 सालों में वो क्या हो जाएगा, वो नलिफाई हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो लाइफ मेंबरशिप थी वो पूरी तरीके से मैं क्या कर चुका हूँ, कैपिटलाइज कर चुका हूँ। और इसके पीछे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इस पूरी चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब जरा ऊपर आते हैं एसओएफपी के ऊपर, कि एक्यूमुलेटेड फंड्स पे टी अकाउंट बनता है? एक्यूमुलेटेड फंड्स का टी अकाउंट बन सकता है, जो हमने पहली क्लास में ही सीखा था कि यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड फंड्स का टी अकाउंट बनाया था, तो इस तरीके से हमने बनाया था। और इसको ये है कि हम नॉर्मली मूवमेंट के थ्रू शो नहीं करते, इसको हम तब शो करते हैं जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस करके बस सीधा एक्यूमुलेटेड फंड निकालना हो। हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये वाला जो सेक्शन है, क्या मैं इसी पूरे सेक्शन को, ये एक्यूमुलेटेड फंड का ही सेक्शन है ना, अगर तो आपका सवाल ये है कि क्या मैं इसको पूरे को टी अकाउंट की शेप में भी दिखा सकता हूँ, तो दिखा तो सकते हो ना, बिकॉज अपेरेंटली टी अकाउंट के अंदर क्या होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा होता है, तो तुम ओपनिंग बैलेंस को दिखाओ क्रेडिट पे, अगर सरप्लस है तो उसको भी क्रेडिट पे दिखाओ, लाइफ मेंबरशिप जो नॉन कैपिटलाइज है उसको भी क्रेडिट पे दिखाओ, गिफ्ट डोनेशन लेगेसी उसको भी क्रेडिट पे दिखाओ, जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। हाँ, अगर कुछ डेफिसिट हो जाता है जस्ट इन केस, तो एक डेबिट एंट्री भी बनेगी, वरना अदरवाइज तो सारी क्रेडिट एंट्री है, सब कुछ ऐड ही हो रहा है, तो उसका टी अकाउंट नॉर्मली नहीं आता, लेकिन अगर आए तो इतना कोई मसला नहीं है। आपने जो चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ी में यही स्टेट करनी है, और आपका जो एक्यूमुलेटेड फंड का टी अकाउंट है वो बन के आ जाएगा आपके पास। हाँ। अच्छा, अब जो आपकी एसओएफपी बनेगी किसी भी क्लब के लिए वो बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। अगेन आपके सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे, उसको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे, जब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे तो तुम्हारे पास उनकी नेट बुक वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। एक क्लब के पास ज्यादातर हो सकता है मोटर व्हीकल हो, थोड़ा बहुत फिक्चर्स एंड फिटिंग्स का सामान पड़ा हुआ हो, एंड देन वील रिकॉर्ड द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस चीज की, जो क्लब ट्रेडिंग डिपार्टमेंट चला रहा था उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी, तो वो भी क्लब का ही पार्ट है ना, तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो क्लब की एसओएफपी के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। तो क्लब की जो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट था उसकी इन्वेंट्री, अगर कोई रिसीवल्स है हमारे पास, रिसीवल्स क्या होंगे भाई, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, अगर साल के एंड पे पड़ी हुई है तो वो क्या है, वो तुम्हारे रिसीवल्स ही है ना, तो उसको तुम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स करके भी लिख सकते हो और अलग से रिसीवल करके भी लिख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर जो तुम्हारा ट्रेडिंग डिपार्टमेंट था, उस ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर तुमने कुछ चीजें ऐसी बेची में अपने मेंबर्स को जिसके पैसे तुमने रिसीव नहीं किया और अभी तुम्हें पैसे रिसीव होने हैं, तो वो भी तुम्हारे रिसीवर्स के अंदर ही शो होगा। एंड इसी तरीके से अगर तुमने किसी एक्सपेंस की प्रीपेमेंट करी हुई है तो वो भी करंट एसेट है। एरियर्स सब्सक्रिप्शन जो हमने बात की, अगर सब्सक्रिप्शन अक्रूड है यानी कि तुम्हारे क्लब ने कुछ मेंबर्स को सर्विस दे दी है और उनसे पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो दैट इज सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो भी करंट एसेट है। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अगर उसका बैलेंस बीडी क्लोजिंग
डेबिट पे आ रहा है तो फिर तो वो एसेट है, हमें पता है पॉजिटिव बैलेंस है तो करंट एसेट में शो होगा। लेकिन अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड पे आ रहा हो, यानी कि क्रेडिट साइड हैवियर हो और डेबिट साइड लोअर हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है इट विल बी रिप्रेजेंटेड अंडर द करंट लाइबिलिटीज सेक्शन ऑफ द एसओएफपी। तो ये नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स आप करोगे, आपके पास डेफिनेटली टोटल एसेट्स निकल के आ जाएंगे। वंस यू विल हैव द टोटल एसेट्स, आपका एक्यूमुलेटेड फंड्स का सेक्शन बनेगा। एक्यूमुलेटेड फंड्स का सेक्शन अभी हमने डिस्कस किया, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स प्लस सरप्लस फॉर द ईयर। अगर डेफिसिट फॉर द ईयर है तो वो माइनस होगा। और ये कहां से फिगर निकल के आ रही है सरप्लस डेफिसिट की? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फिगर निकल के आ रही है। उसके अंदर लाइफ मेंबरशिप जो नॉन कैपिटलाइज्ड है वो ऐड हो जाएगी। एंड देन एट लास्ट अगर हमारे पास कोई गिफ्ट डोनेशन लेगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस पड़ा हुआ है तो वो भी ऐड हो जाएगा। एंड एट द एंड वील गेट व्हाट वील गेट द क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर अगर हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो नॉन करंट है करंट है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास हो सकता है कुछ पेबल्स हो, जैसे जो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, अगर मैंने उस पर उधार पे कुछ सप्लायर्स से कुछ माल खरीदा हुआ है तो वो हमारे पेबल्स होंगे, वो आ जाएंगे। अगर कोई प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस हैं, यानी कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले सालों के पैसे भी अभी से एडवांस पे किए हुए हैं, तो वो भी आपके सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्या है, करंट लाइबिलिटी है। बिकॉज नाउ यू आर लाइबल, या तो फ्यूचर में आपसे सर्विस लेंगे, सर्विस नहीं ली तो आपसे रिफंड लेंगे, तो यू आर लाइबल टू पे, यू आर लाइबल टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सर्विस, आइदर सर्व देम इन द फॉर्म ऑफ by giving them services in the form of like facilities of the club, or you have to give them a refund। तो either way आपने उनको कुछ ना कुछ तो देना ही है। देन सर अक्रूवल्स हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस वन टाइम पेमेंट नहीं होती या मंथली सब्सक्रिप्शन होती? मंथली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि लाइफ मेंबरशिप हो सकती है, तो वो फिर वन वो टाइम अलग होते है हैं। ना? वो हाँ। अलग नॉर्मल, लेकिन जो होता है वो हम कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारी चल रही है या मंथली चल रही है। नहीं तो मंथली एनुअल हो जैसे सब्सक्रिप्शंस हो तो वो करंट लायबिलिटी हो जाती नहीं, मंथली अगर सब्सक्रिप्शन ऐसा हो कि आपने किसी ने आपको एडवांस पे कर दिया है, आपके लेट्स अगर एनुअल चल रहा है 2025 के अंदर ही किसी ने आपको अगर 2026 की सब्सक्रिप्शन के पैसे पे कर दिए हैं, तो अभी उस आपने उसको सर्विस तो नहीं दी है, तो आप उस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन अर्न में तो काउंट नहीं कर रहे। तो अब जो उसने आपको पैसे पे किए हैं, जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन उसने पहले से पे कर दिए, वो आपके लिए खाली लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब आप लाइबल हो चुके हो कि उसको अगले साल सर्विस प्रोवाइड करो, फैसिलिटीज दो क्लब की। एंड इफ यू फेल टू गिव हिम द फैसिलिटीज इन द क्लब, देन यू विल बी लाइबल टू गिव हिम अ रिफंड। तो इस वजह से वो आपकी लाइबिलिटी के अंदर शो हो रहा है, सब्सक्रिप्शन जो अक्रूड है। एंड देन एट लास्ट वी हैव द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट। जैसे मैंने शुरू में बात बताई थी कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर तो पॉजिटिव बैलेंस है तो करंट एसेट है, अगर उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे हैवियर आ रहा है तो वो फिर किस में जाएगा, वो फिर ओवरड्राफ्ट में जाएगा। एंड जस्ट इन केस इफ अ क्लब हैज सम नॉन करंट लाइबिलिटी, तो उसके अंदर आपका कोई बैंक लोन भी आ सकता है, या इवन लोन फ्रॉम मेंबर भी आ सकता है, कि आपने किसी मेंबर से ही जो है वो अगर लोन लिया हुआ है तो वो भी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, आपने उस मेंबर को रीपे करना ही है। एंड देन एट लास्ट विल डू द टोटल लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी का टोटल, और उसके अंदर जब हम एक्यूमुलेटेड फंड्स के अमाउंट को ऐड करेंगे तो विल गेट टोटल लाइबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड फंड, जो कि टोटल एसेट के बराबर होना चाहिए, टू इंश्योर कि मेरी जो एसओएफपी है, मेरी बैलेंस शीट है, वो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, यानी इस केस में इक्विटी तो नहीं है, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड्स प्लस लाइबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो उसको फॉलो कर रहा हो। सो यहाँ पे हमारी जो एनपीओ की एसओएफपी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वही बात है जो हमने करी गिफ्ट डोनेशन लेगेसी की, कि अगर फॉर स्पेसिफिक पर्पस है तो उसको एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन ऑफ द एसओएफपी में रिकॉर्ड करो, अगर विदाउट एनी पर्पस है तो आप इसको किधर रिकॉर्ड करो, फिर आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम रिकॉर्ड करो। एंड हाउ टू कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप हमने इसको देख लिया। कुछ चीजें जो एनपीओ के अंदर आपने दिमाग में रखनी है, वैसे मैं जब लेक्चर पहली क्लास में दे रहा था तो मैंने काफी सारी चीजें आपको साथ साथ ही बता दी थी, कुछ फिर से इसमें बात रिकॉल कर देते हैं। अगर आपसे वो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालने का कहता है, तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला जो मेथड दिखाया था कि आप टोटल एसेट्स डेबिट पे लिखोगे, टोटल लाइबिलिटीज क्रेडिट पे लिखोगे, और दोनों को माइनस कराओगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। इस एक्यूमुलेटेड फंड को निकालते वक्त आपने जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, अगर आप ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकाल रहे हो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको भी एज अ एसेट ट्रीट करना है। लेकिन अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीटी जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है,
यानी कि वो ओवरड्रॉन है, तो फिर आपने उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है, क्योंकि रिसीट्स, समझिएगा बात, आपके पास सवाल आता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल सेपरेट होता है और बाकी सारे एसेट्स लायबिलिटी के बैलेंस बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो बच्चे बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को तो एक्यूमुलेटेड फंड निकालते हुए कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको खा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो सेपरेटली गिवन होता है। तो सबसे पहले आपने इस चीज को कंसीडर करना है। और फिर अगला पॉइंट यही है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट बैलेंस हो, वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस है तो उसको एसेट ट्रीट करो, क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी ट्रीट करो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास सेल्स की अमाउंट नहीं गिवन, लाइक से आप ट्रेडिंग सेक्शन बना रहे हो अपनी शॉप का और उसमें सेल्स टेकिंग की अमाउंट नहीं गिवन, तो फिर आपने देखना है कि क्या हमारे पास जो बैलेंसेस गिवन है उसमें कोई ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल का बैलेंस है। If there is a presence of trade receivable balance or trade payable balance, then it is an indication that you will be required to prepare a control account. अब सेल्स निकालना है तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज निकालना है तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैलकुलेट द फिगर फॉर सेल्स एंड परचेजेस। वो खुद से आपसे हो सकता है ना बोले कि मुझे सेल्स या परचेज निकाल के दो, लेकिन अगर उसने आपसे मांग लिया कि ट्रेडिंग सेक्शन चाहिए, तो ट्रेडिंग सेक्शन में पहली चीज ही सेल्स है और सेल्स की फिगर आपको गिवन नहीं है, तो फिर आपने अपना दिमाग चलाना है, आपने देखना है क्या ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स और किस चीज के होंगे, जाहिर सी बात है उसी शॉप के होंगे जो आपके क्लब के अंदर चल रही है। तो उन ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंसेस को यूज करते हुए आपने एक एसएलसी बनाना है जिसके थ्रू आपकी सेल्स निकलेगी। और परचेजेस भी अगर नहीं गिवन क्लियरली तो फिर आपने परचेजेस के लिए पीएलसीए बनाना है जिसके थ्रू आपकी परचेजेस निकलेगी। एंड देन हमने बात की थी कि अगर डेप्रिसिएशन के लिए कोई मेथड, पॉलिसी या रेट ना गिवन हो तो इसका ये मतलब नहीं है डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगी। द प्रेजेंस, ये शायद मैंने कल नोट लिखवा भी दिया था, द प्रेजेंस ऑफ नॉन करंट एसेट बैलेंसेस विल इंडिकेट द नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड। ये कल मैंने आप सबको नोट लिखवाया था। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, इवन अगर क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के लिए साइलेंट हो, बट यू कैन सी कि भाई यहाँ पे हाँ कोई नॉन करंट एसेट के बैलेंसेस गिवन है। अगर तो नॉन करंट एसेट की चीज गिवन ही नहीं है तो फिर तो ऐसी बात है डेप्रिसिएशन किस बात की। लेकिन काफी सवालों में ऐसा होता है कि वो पॉलिसी रेट मेथड नहीं देगा, सिर्फ नॉन करंट एसेट के बैलेंसेस देगा। एंड आपको फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उन बैलेंसेस को देख के खुद से रिवैल्यूएशन मेथड लगाओ और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। फिर हमने ये बात भी कर ली थी कि भाई हमें एक्सपेंसेस को जो है अच्छा, अगर अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो, थोड़ी मतलब 3-4 इयर्स के लिए हो, तो फिर नहीं, सब्सक्रिप्शन आपके पास ज़्यादातर 3-4 ईयर्स के लिए नहीं होती, या तो सब्सक्रिप्शन एनुअल चल रही होगी या मंथली चल रही होगी, या फिर आपकी वो लाइफ मेंबरशिप का केस होगा। 3-4 साल वाली अच्छा सब्सक्रिप्शन का कोई केस नहीं था। ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं आ सकता वो। नहीं नहीं नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी। देन ठीक। स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप, जो कि हमने देख लिया कि भाई जितने सालों को उसको कैपिटलाइज करना है, सिर्फ कैपिटलाइज अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज इनकम रिकॉर्ड करूंगा, और जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर द सेक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स। और फिर गिफ्ट डोनेशन लेगेसी की भी हमने बात कर ली कि अगर फॉर पर्पस गिवन है तो एक्यूमुलेटेड फंड्स के सेक्शन का पार्ट बनेगी, अगर विदाउट एनी पर्पस गिवन है तो फिर वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। सो here we complete the all the relevant concepts of non-profit organization.